दोस्तों, कभी कभी इंसान खुद की अपनी गलती से ऐसा काम कर बैठता है जो अपने लिए बड़ा दुखदाई साबित होने वाला होता है। उस वक्त तो किसी और रंग ढंग में होता है, उसको तो महसूस भी नहीं होता है कि मैं जो ये काम करने वाला हूँ इससे हमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता है। ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कोई इंसान जाने को सोचता भी नहीं है। शमशान में जा कर के सोई हुई आत्मा को जगाने का काम करता है। और जब वही आत्मा उसके घर तक चली आती है, उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है, और तब उसको लगने लगता है कि अरे ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा तो मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ में होगा। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है विनोद जी की। विनोद जी की ये कहानी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इस कहानी की तरफ चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या घटा था और आखिर कैसे हुआ सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। वैसे तो ये कहानी तांत्रिक मैडम से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि ये विनोद जी है ना, इनका सब कुछ तांत्रिक मैडम ने ही सही किया था। नहीं तो ऐसे ये जाल में फंसे हुए थे जहाँ से इनको निकलना बड़ा असंभव सा दिखता था। पूरा का पूरा परिवार एक प्रेतात्मा के चंगुल में फंस चुका था। अब प्रेतात्मा कोई और नहीं, विनोद जी की उनकी प्रेमिका थी, जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गया था। इतना एक दूसरे से लोग प्यार करते थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। ऐसा उनका अटूट प्यार था। जल्द ही दोनों शादी करने वाले थे और तब तक मामला कुछ अलग हो जाता है। विनोद जी को खबर आती है कि उनकी प्रेमिका है, उसका रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया है। अपने आप को संभाल नहीं पाते, लेकिन दुखद घटना तो अब घट चुकी थी। जो होनी था वो तो अपना काम कर चुका था। अब क्या होगा। आखिरकार अपने दिल पर पत्थर रखते हैं, लेकिन दिन दुनिया से अलग कट जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कुछ है ही नहीं, इस दुनिया में कोई उनको मज़ा ही नहीं है। जो कुछ थी वो उनकी प्रेमी थी, प्रेमिका थी। बिल्कुल परिवार से ना बोलते हैं ना चालते हैं, एक अलग दुनिया में ही अपने आप को पाते हैं। अपनी दुनिया में बस एकांत में बैठना पसंद करते हैं और अपने प्रेमिका को याद करते रहते हैं। आखिर कब तक चलेगा। विनोद जी धनी मनी परिवार से थे, उनके पापा का बिजनेस था और विनोद जी उसी परिवार से संबंध रखने वाले थे, उनके लाडले बेटे थे। जब ये दुख तकलीफ विनोद जी के साथ में घटता है, परिवार देखता रहता है कि आखिर विनोद इस घटना से उबर क्यों नहीं पा रहा है। माता पिता भाई बहन सब कुछ समझाने का प्रयत्न करते हैं कि विनोद ये घटना है, दुर्घटना है, ये घट चुकी है, ये होनी है, इसको होना ही था। अब तुम इससे उबर जाओ और तुम्हारे आगे नई दुनिया है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। अब अपना पिछला बात भूल करके नई बात को आगे बढ़ाओ। आओ चलो निकलो, इस जो अपने अलग थलग दुनिया बना रखे हो उससे भी अलग निकलो, आओ। लेकिन विनोद जी अपने आप को उसी दुनिया में समेटे हुए थे। अपने माता पिता से बात जरूर करते थे। हाँ, कहते थे कि माता पिता आप मुझे अकेले में छोड़ दो, मैं अभी बाहर की दुनिया में जाना पसंद नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माता पिता भाई बहन को लगता था कि चलो कुछ दिन के बात है, विनोद जी खुद उस दुख से निपट जाएंगे और फिर हमारे काम में लौट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। विनोद जी लौटते जरूर हैं, लेकिन अपने माता पिता की दुनिया में नहीं, अपनी एक दुनिया में, अलग ही दुनिया उनकी होती है। उनकी दुनिया होती है शमशान की तरफ। शमशान की तरफ वो जाते रहते हैं। वहाँ पर जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, बाबा लोग होते हैं, उनके आगे अब जाते हैं, झुक जाते हैं। आप पूरी अपनी कहानी बताते हैं कि मुझे अपने प्रेमिका से एक बार बात करना है। जितना पैसा जितना धन चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक बार मेरी प्रेमिका से बात करा दीजिए। एक बार प्रेमिका मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाए। अब तांत्रिक बाबा अब देखते थे इंसान को, दर्द में रहता था, समझाते थे कि बेटा
ये सब संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर मान लें हम उसको बुला भी देंगे तो तुम उससे क्या फ़ायदा, तुम्हें क्या मिलेगा? एक दर्द और बढ़ जाएगा। हो सकता है कि प्रेतात्मा तुम्हारे जीवन में दोबारा से आ जाए और फिर तुम्हारी ज़िंदगी से निकले ना। तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारा परिवार परेशान हो जाएगा। तुम इस बात को अपने दिल से निकाल दो। लेकिन कहाँ समझने वाले थे विनोद जी। वो तो चलो इसे शमशान नहीं दूसरे शमशान में चलते हैं, कोई फ़कीर बाबा, कोई बाबा, कोई अवघड़ बाबा मिल जाएगा, हमारी समस्या को समझेगा। हाँ, इस तरह करते करते 1 साल तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई भी बाबा उनको ये काम करके दे नहीं रहा था। लेकिन संजोग था, एक ऐसे शमशान में जाते हैं जहाँ पर उस टाइम में एक बाबा, अब दारू वारू मैंने नशा पानी करके बाबा अपना बैठे हुए थे, ध्यान लगाए थे। विनोद जा कर के उनका पैर पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं कि बाबा आप ही मेरा मदद कर सकते हैं। बाबा तो पहले उसको भगाते हैं कि भाग जाए यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू यहाँ रात में क्यों आया, तुझे तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए। लेकिन विनोद जी अपना दर्द बयान करते हैं कि बाबा जी मुझे अपने प्रेमिका को एक बार देखना है, एक बार उससे बात करना है। आप चाहे जो आप में से धन मांगना चाहो, मैं आपको धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि एक बार मेरे सामने में आ जाए। वो जो बाबा थे पहले तो बहुत मना किए कि नहीं बेटा तुम चले जाओ, घर वापस चले जाओ। लेकिन विनोद जी उस बाबा को छोड़ ही नहीं रहे थे। कहने लगे बाबा मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। आखिरकार वो जो बाबा थे विनोद की बातों में आ गए थे। नशे में थे, अगर नशे में नहीं होते ना तो शायद उनकी बात को नहीं मानते। उनको बात में पछतावा भी हुआ था कि मैंने जो किया गलत किया है। आखिरकार अपने तंत्र मंत्र के, अपने तप के शक्ति पर उनकी प्रेमिका को बुला देते। प्रेमिका को सामने देख करके विनोद जी हैरान हो जाते हैं। प्रेमिका को पकड़ने जाते हैं। प्रेमिका उनसे कहती आप मेरे से दूर रहो, आप मुझे छू नहीं पाओगे। हैरान रह जाते हैं विनोद जी कि ऐसा कैसे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपने बाहों में भरना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मेरे घर पर चलो, तुम मेरे घर पर चलो। लेकिन प्रेमिका कहती है नहीं, तुम्हारा दुनिया अलग है और मेरा दुनिया अलग है। मुझे तो अब इसी दुनिया में रहना है। जब तक मुझे मोक्ष न मिल जाए, जब तक मुझे मुक्ति न मिल जाए, तब तक तो मुझे इसी दुनिया में रहना है। तुम्हारा घर बार अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है। विनोद तुम अपने घर पर जाओ, मुझे भूल जाओ। लेकिन विनोद कहाँ भूलने वाले थे। बाबा जी को गुहार लगाते हैं कि बाबा जी इससे कहिए ना मेरे घर तक चले, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। अभी तो मैंने इससे कुछ बातचीत भी नहीं किया है। बाबा जी अपने तंत्र मंत्र के बल पर उस आत्मा को आदेश देते हैं कि जाओ तुम विनोद के साथ में जाओ, जब तक ये चाहे तुम उसके साथ में रहना। अब वरदान तो एक तरह से आत्मा को मिल चुका था मंत्र शक्ति के द्वारा। वो भी बेबस हो गई थी, जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब बेबस होकर के विनोद के साथ में जाना पड़ा। विनोद अपने घर पर ले जाते हैं। वहाँ पर उनके माता पिता परेशान थे, लड़का कहाँ गायब रहता है। आधी रात को पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनके माता पिता दरवाज़ा खोलते हैं, बेटा कहाँ थे तुम। तब विनोद जी कहते थे जिसके लिए मैं अब चक्कर लगा रहा था वो काम मेरा हो गया है, मेरी प्रेमिका आ गई है। माता पिता हैरान थे, क्या बात कर रहे हो विनोद, कहाँ है तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारी प्रेमिका तो मर चुकी है, तुम इस बात को मानते क्यों नहीं। तब माता पिता को धमकाने लगते हैं, आप लोग हट जाओ, देखो मैं अपना प्रेमिका लेके आ गया हूँ, आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मेरे पास में आने का आप लोग को जरूरत नहीं है। इसके बाद माता पिता हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि कहाँ हैं, कहीं मेरा बेटा पागल तो नहीं हो गया। माता पिता को वो जो प्रेतात्मा होती है वो दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ दिखाई देती है विनोद को। अब विनोद कहते हैं देखो ये खड़ी है, ये खड़ी है, आप लोग ध्यान से देखो तब नजर आएगी। माता पिता देखते हैं लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था, खाली स्थान था। उनको लगने लगा कि मेरा बेटा पागल हो चुका है, अब इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब विनोद अपने कमरे में जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब फिर हंसी मजाक का आवाज़ सुनाई देने लगता है, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। परिवार के लोग अब एकदम सहम गए थे। अब ये नया घर में शुरुआत क्या कर दिया विनोद ने। विनोद कह रहा है कि मैं अपना प्रेमिका के लेके आ गया हूँ। अब सब घर के लोग डर गए थे।
बात वहीं पर ख़त्म नहीं होती है। एक दिन की बात होती, एक रात की होती तो चलो चल भी जाता। हफ्ता हफ्ता दिन तक अब अपना प्रेमिका को लेकर के घर में बंद रहती। जब उनको भूख लगता तो किचन में आते, जो भी उनको मिलता और वो लेके अपने कमरे में जाके बंद कर लेते। मतलब अब अपनी प्रेमिका के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते थे। घर के माता पिता परिवार कोई भी जाता था, विनोद दरवाज़ा खोलो, विनोद दरवाज़ा खोलो, और तब वो डांट के भगा देते थे, जाओ हट जाओ, हमें अब अभी टाइम नहीं है, हमें डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने प्रेमिका के साथ में हूँ, मैं इससे बातचीत कर रहा हूँ, आप लोग हमारे बीच में दखल मत दो। पूरा परिवार एक तरह से विनोद जी के गम में डूब गया था। ये तो लड़का गया काम से, ये तो लड़का गया काम से, क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। अब इतना तो सब पता था कि विनोद कहते थे मैं अपने प्रेमिका के साथ में हूँ, लेकिन कोई देखा नहीं था। घर के अंदर में जितने लोग थे, चलो एक को नज़र नहीं आती, दो को नज़र नहीं आती, 50 लोग उस घर में रहने वाले थे, किसी को नज़र नहीं आती, ऐसा भला हो सकता था। आखिरकार परिवार के लोग सोच में डूब गए थे, अब क्या किया जाए। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जो विनोद का पिता का बिजनेस था, बिजनेस भी उनका डाउन होने लगा, बर्बाद होने लगा। जो बकाया था उनका मिल नहीं रहा था, और धीरे धीरे करके परिवार में कुछ सदस्यों का तबीयत भी खराब होने लगा। इधर जो विनोद थे, जो स्वस्थ दिख रहे थे, उनको भी बीमारी अब पकड़ लिया था। खांसते रहते थे, और कभी कभी खांसते खांसते खून की उल्टी भी करने लगते थे। ये सब देख करके समझ करके परिवार के लोग बहुत डर गए। विनोद ऐसा कोई गलत काम कर बैठा है, और जिसकी वजह से हमारे घर में ये सब स्टार्ट हो गया। अब कहाँ जाएं, किससे बात करें, किसी को समझ में नहीं आता है। लोग बताते हैं कि भाई इसके लिए तो तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, तांत्रिकों को बुलाते हैं, तांत्रिक आते हैं, झाड़ फूक करते हैं, और कहते हैं हमने सब कुछ सही कर दिया। कोई बता नहीं पाता है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। पैसा लेते हैं, अपना चले जाते हैं, और इस तरफ बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले लोग आए, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ। विनोद तो सूखते जा रहे थे। घर के परिवार में जो लोग बीमार थे, उनका भी हालत कुछ ऐसी ही थी, और ऊपर से घर की लक्ष्मी गायब होती जा रही थी। कारोबार में नुकसान पर नुकसान होता जा रहा था। ये सब देख करके जो विनोद के पिता थे और परिवार के जो लोग थे, सब डर गए थे। आखिरकार ऐसा गलती विनोद ने कैसे कर दिया, क्या हो गया कि हमारे घर में ये सब चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार कोई उनके रिश्तेदार बोलता है कि भाई तुम लोग यही काम करो, तांत्रिक मैडम के पास में जाओ, ऐसे मर्ज को इलाज वही करती है जो कोई नहीं कर पाता है, आप लोग देरी मत करो। पता बताया जाता है, और तब विनोद के पिता तांत्रिक मैडम के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक मैडम मिलती है, बातचीत होता है। तांत्रिक मैडम कहती है कि देखिए, जब तक मैं पूरा केस को नहीं जान लूँगी, और तब तक मैं कैसे हाथ लगा सकती हूँ। मुझे आपके घर पर जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ मुआयना करना पड़ेगा, और आपके बेटे से मुझे बात भी करनी पड़ेगी, और तब मैं आपको बता पाऊँगी कि मैं ये काम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। जब इतने तंत्र मंत्र करने वाले आपके घर पर आ चुके हैं, तो मामला तो टेढ़ा ही है ना। मुझे इसके लिए आपके घर पर जाना पड़ेगा, हो सकता है एक नहीं कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, और तब मैं आपको बता पाऊँगी। इतना आसान काम नहीं है जैसा आप बता रहे हो। विनोद के जो पिता थे, हर हालत में अपने बेटे को सही कराना चाहते थे। जो परिवार के लोग बीमार थे, और ऊपर से उनका बिजनेस बिल्कुल डवाडोल हो चुका था। उनको लगने लगा कि ना भाई, ये काम जल्दी कराना पड़ेगा। तांत्रिक मैडम को कहते कि मैडम आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जो आप फीस कहोगी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा काम जल्द से जल्द कर दीजिए। मुझे अपने बिजनेस का ज़्यादा फिक्र नहीं है, फिक्र है अपने बेटे की। उसकी स्वास्थ्य गिरती जा रही है, जब भी खांसता है खून की उल्टी करता है, और हमारे परिवार में और भी सदस्य हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही है। ये सब हमारे घर में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं इस पर जानना नहीं चाहता हूँ। बस ये जानना चाहता हूँ कि ये काम आप कर पाओगी या नहीं कर पाओगी। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के बोलती है कि अरे सेठ जी, यही काम के लिए तो हम बने हुए हैं, हमारा काम तो यही है, लेकिन आप जिद कर रहे हो
तो मैं आपके साथ जरूर चलूँगी। उम्मीद है कि आप मेरी फीस को बिल्कुल भर देंगे। तब विनोद जी के पिता कहते हैं कि मैडम, चाहे आप मुझसे लिखवा लो, खाली चेक में साइन करके दे देता हूँ, और जो आप रकम भरना चाहो आप भर लेना। मैं कभी भी नहीं पलटूंगा, एक शब्द भी नहीं बोलूँगा कि आपने इतना रकम क्यों लिखा है। बस मेरा बेटा, मेरे परिवार के जो सदस्य है वो सही हो जाए, बस मेरा मानना इतना ही है। तांत्रिक मैडम कहती है फिर कोई बात नहीं, हम चल पड़ेंगे। तांत्रिक मैडम का पूरी टीम तैयार हो जाती है, जिसमें जेसिका, आशीष, बस 3 लोग तो थे, और बाकी तो सपोर्ट वर्किंग तो उनका बहुत सारा था। आखिरकार उनकी गाड़ी चल पड़ती है सेठ जी की गाड़ी के पीछे पीछे। रात को वहाँ पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद सारा परिवार तो सोया हुआ होता है। अब तांत्रिक मैडम घर में दाखिल हो जाती है। दाखिल होने के बाद अब वो समझने बूझने लगती है। आशीष से बात करती हैं, जेसिका से बात करती हैं, कुछ ना कुछ सबको बताती है। और इसके बाद जो विनोद होते हैं उनके कमरे में जाती हैं। जैसे विनोद तांत्रिक मैडम को देखते हैं, आग बबूला हो जाते हैं विनोद। तांत्रिक मैडम को कहते हैं आप यहाँ से घर से निकल जाइए, आप यहाँ से निकल जाइए, मैं आपको घर में आने नहीं दूंगा। तांत्रिक मैडम कहती है ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर में जो छिपी हुई आत्मा है वो बोल रही है। हाँ, ऐसा वो जरूर करेगी। वो जानती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, अब मैं उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए उसे कर रही है। हाँ, इसके बाद तांत्रिक मैडम विनोद को पिता को बताती है कि आपको क्या करना है और नहीं करना है। आज तो हम बस छानबीन कर रहे हैं, लेकिन असली काम तो हम 2-3 दिन लगेगा। पूरा तांत्रिक मैडम विनोद के कमरे में छानबीन करती है, और भी जो परिवार के सदस्य हैं उनके पास जाती है, उनसे बातचीत करती हैं, क्या तकलीफ है सब कुछ जानती हैं। मतलब पूरा रात उसी क्रम में निकल जाता है, छानबीन में। आखिरकार सुबह में तांत्रिक मैडम अपने कार में बैठती है, और तब विनोद के पिता से कहती है ये काम थोड़ा टेढ़ा है। पहले तो इस घर में एक आत्मा थी, वहाँ तक तो सही था, लेकिन उस आत्मा ने आपको घर को शमशान बना दिया है। अब यहाँ पर बहुत तरह की आत्माएं पास करने लगी है, और ये सब आपके लड़के की वजह से हुआ है। ना लड़का आपका श्मशान में जाता, ना उस प्रेत आत्मा को लेके आता, और ना आपका घर ये शमशान की तरह बनता। आप सही कह रहे हैं। देखिए, धन का जो अलग मसला है, मैं देख रही हूँ विनोद, ऐसा ही चलता रहे ना तो ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। और जो भी आपका परिवार के सदस्य है ना, जिनके साथ में ये सब घटना घटी हुई है, वो भी बीमार हैं, उनके साथ में कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं जितना जल्दी हो सकूँगी, तांत्रिक मैडम बताती है विनोद के पिता को, मैं खोजबीन में लग चुकी हूँ और इसके जड़ तक पहुँचना चाहती हूँ। आखिर इसको जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा, और तब जा कर के पूरा घर आपका शुद्ध हो पाएगा। नहीं तो ये पूरा शमशान की तरह बन गया है। यहाँ एक नहीं, अनेकों आत्माएं आपके घर पर घूमती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये आसान काम नहीं है। विनोद के पिता तांत्रिक मैडम के आगे हाथ जोड़ देते हैं, कहते हैं मैडम जी, बस आप ही का सहारा है। आंखों से आंसू निकल जाता है। एक चेक ले आकर देते हैं, और वाकई में साइन किया हुआ है, रकम नहीं भरा हुआ है। तांत्रिक मैडम को दे देते हैं कि मैडम जी आप ये रख लीजिए। तांत्रिक मैडम उस चेक को देखती है और मुस्कुरा करके अपने हाथ में लेती है, लेकिन अपने पास नहीं रखती है, उनको पकड़ा देती है कि आप ये रखिए, जब मेरा काम हो जाएगा मैं अपना फीस खुद बता दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये मैं आपका काम ले लिया है, और जब तक आपका काम ख़त्म नहीं होगा हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम उस जड़ तक पहुंचना चाहते हैं जहां से घटना का शुरुआत हुई थी। इसके बाद विनोद के पिता हाथ जोड़े खड़े रहे। अब तांत्रिक मैडम उनको समझाती रही कि देखिए, अब आप घर का मुखिया हैं और सब कुछ आपको देखना है। ये काम मैं जल्द से जल्द निपटा दूंगी। हो सकता है 2 दिन लगे, हो सकता है 3 दिन लगे, हो सकता है हफ्ता दिन लगे, टाइम तो लगेगा हमें जड़ तक पहुंचने में। और तब तक अपने परिवार को आप खुद ही संभालिए, कुछ अनर्थ ना हो जाए। अब इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और कुछ बताती भी हैं कि ऐसे ऐसे आपको काम करना चाहिए, अपने घर को थोड़ा साफ सुथरा रखना चाहिए। और सब कुछ बता करके तांत्रिक मैडम अपने टीम के साथ निकल जाती है। अब सवाल पूछने का बारी होता है जेसिका का।
तांत्रिक मैडम से सवाल पूछती है कि मैडम जी, हमें तो कोई वहाँ पर आत्मा वगैरह कोई नज़र नहीं आया। और तब तांत्रिक मैडम हंस के कहती है, अरे भाई, मुझे भी कहाँ नज़र आया। मैं उनको सूंघ सकती हूँ, लेकिन मैं भी देखी नहीं हूँ। और जो मैंने महसूस किया है ना, बहुत ही विकराल स्थिति है यहाँ की। सामान्य सी घटना नहीं है। यहाँ पर ऐसे ऐसी आत्माओं का मुझे नामो निशान मिला है जो मैं खुद हैरान हूँ। ये सारी आत्माएं इस घर में कैसे पहुँच गई? शुरुआत तो एक आत्मा से हुई थी, लेकिन इतनी आत्माएं इस घर में कैसे प्रवेश पा चुकी है? ये घटना कहीं और से जुड़ा हुआ है। हमें उस बाबा को ढूंढना पड़ेगा, उस श्मशान को पता को जानना पड़ेगा, और तब जाके हम लोग सही दिशा में जा सकते हैं। और इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आशीष कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वो चुपचाप रह गया। लेकिन तब तक तांत्रिक मैडम कहती है, अरे तुम भी अपना कुछ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आशीष हंस देते हैं और कहते हैं, मैडम, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मैं भी यही पूछना चाहता था कि मैंने उस घर में भी कोई आत्मा को आते जाते नहीं देखा। और तब जैसिका हंस पड़ती है और कहती है, आशीष, आप तो कोई तांत्रिक नहीं हो। तांत्रिक तो मैडम जी है और मैं हूँ। जब हम लोग नहीं देख पाए आत्माओं को, तो आप कैसे देख पाएंगे? और इसके बाद तीनों लोग हंस पड़ते हैं और उनकी यात्रा का अब स्टार्ट हो जाता है। वो शमशान का पता करते हैं जहाँ पर विनोद जी गए हुए थे। वो तो ना जाने कितने शमशान का चक्कर लगा लिए थे, और इसके बाद एक एक शमशान का वो लोग अब खोजबीन करने लगते हैं जहाँ विनोद जी गए थे। कोई बाबा मिल जाता था, कोई अघोरी मिल जाता था, उनसे बातचीत करते थे, जानकारी लेते थे, लेकिन अभी तक वो बाबा अभी मिले नहीं थे जिन्होंने इस घटना का शुरुआत किया था। टाइम पर टाइम लगता जा रहा था, टाइम पर टाइम बीतता जा रहा था, और तांत्रिक मैडम अपने काम में लगी हुई थी। पूरी टीम कभी इस शमशान, कभी उस शमशान, और कभी इस बाबा से, कभी उस बाबा से मिलती जा रही थी। आखिरकार 3 दिन बीत चुका था। तांत्रिक मैडम भी परेशानी में फंसी हुई थी। उस बाबा का कहीं आता पता कोई ठिकाना मिल नहीं रहा था, ना वो शमशान का पता लग रहा था जहाँ से ये सब क्रियाकलाप स्टार्ट हुआ था। मैडम बहुत परेशानी में थी। अब इसके बाद सवाल जवाब आपस में होने लगा था। जेसिका पूछ बैठी कि मैडम जी, अगर वो बाबा नहीं मिलते हैं तो क्या हमारे पास में ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं है जिससे उस प्रेतात्माओं को वहाँ से निकाला जा सके? तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के कहती है, हाँ, हमारे पास में मंत्र शक्ति है। हम उन आत्माओं को उस घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा दिन तक उसको बाहर रोक नहीं पाएंगे। वो आत्माएं फिर सारा उसी के घर में चली जाएगी। हमें तो ऐसा काम करना है कि एक ही बार में हम उस जड़ को, उस रास्ता को ही बंद कर दें जिस रास्ता से वो लोग आती जाती हैं। और इसके लिए उस बाबा से हमें मिलना जरूरी होगा, वो शमशान में हमें जाना भी जरूरी होगा, और तब जाकर के यह काम कर पाएंगे। नहीं तो जितना भी हम मेहनत करेंगे, कितनी आत्माओं को हम उस घर से निकालेंगे, 10 को निकालेंगे और 20 भर जाएंगे। ऐसा कब तक करते रहेंगे? ऐसा संभव नहीं है। हमें तो अब उसकी बीमारी की जड़ तक जाना है। हम उस शमशान को ढूंढना है, उस बाबा को ढूंढना है जो ये सब काम विनोद के लिए किया है। आखिरकार 5 दिन के बाद एक शमशान का पता लगता है। तांत्रिक मैडम जोश में थी, उनकी पूरी टीम जोश में थी। आखिरकार वो लोग शाम के टाइम 7 बजे के आसपास शमशान में जाते हैं। सूरज डूब चुका था धीरे धीरे करके। जब शमशान में जाते हैं तो वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई थी शमशान के बाहर ही, और वहाँ पर एक बाबा भी मस्त नींद में सो रहे थे। बाबा को जाकर के तांत्रिक मैडम उठाती हैं, लेकिन बाबा तो नशे में चूर थे। वो बड़ी मुश्किल से उठ कर बैठते हैं और तांत्रिक मैडम को देख करके किसी को देख कर पहचान नहीं पाते। वो कहते हैं, देखो अब जाओ, मैंने तंत्र मंत्र करना बंद कर दिया है, अब तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। तांत्रिक मैडम पूछती है कि बाबा आप उठ जाओ, आप हमसे बात करो, आपसे मिलने के लिए हम आए हैं। बहुत दिनों के बाद आप मुझसे मिले हो और हम बहुत दूर से आए हैं। आप होश में आ जाओ और होश में रह कर के हमसे बातें करो। लेकिन इतना आसान काम नहीं था। बाबा जैसे बहुत नशे में थे और इसके लिए तो इंतज़ार
करना ही पड़ेगा। आखिरकार 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद आधी रात हो जाती है और तब बाबा जी अब पूरी तरह तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा होश में आ जाते हैं। तांत्रिक मैडम अब उनको सामने बैठ करके और उनसे बातचीत करना शुरू कर देती है कि बाबा जी, हम आपका पता पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते तब हम आपके पास पहुँचे। आपको थोड़ा याद कीजिए, एक लड़का आया था। अब जो बाबा जी थे तांत्रिक मैडम को देख के कह रहे थे कि हाँ, कैसा लड़का, कब आया था? तरह तरह के सवाल बाबा जी तांत्रिक मैडम से पूछ रहे थे। और तब तांत्रिक मैडम कहती है उसका नाम विनोद है, शायद आपको याद भी होगा। आप उसको भगा रहे थे लेकिन आपसे वो दूर भागा नहीं, आप ही के पास रहा। वो अपनी प्रेमिका को पाना चाहता था, उससे बातचीत करना चाहता था और तब भी आपने मना कर दिया था कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वो आपको छोड़ करके जाना नहीं चाहता था, रोने लगा था। तब आप उस पर दया दृष्टि कर बैठे थे और उसकी प्रेमिका को आपने सामने कर दिया था और उसको उसके घर तक भी भेज दिया था। ऐसा गलत काम आपने क्यों किया बाबा? अब वो ही आत्मा है जो उसके पूरे परिवार को तबाह कर रखी है। खुद विनोद जो उस आत्मा को लेके गया था वो भी एक मर्ज का, अब लाइलाज मर्ज का बीमारी उसको आ चुका है। कब उसकी मौत हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके परिवार में तरह तरह की बीमारियां आ चुकी हैं। परिवार का जो लक्ष्मी है घर से भाग चुकी है, धन दौलत का बर्बादी होने लगा है। आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? किसी प्रेतात्मा को किसी के घर पे आपने क्यों भेजा? उसी प्रेतात्मा की वजह से अब वहाँ पर बहुत तरह का प्रेत और प्रेतनियाँ पहुँच चुकी हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। आपने ऐसा क्यों किया? बाबा जी आंख फाड़ फाड़ करके तांत्रिक मैडम को देखने लगे थे और कहने लगे, मैंने भेज दिया तो भेज दिया, वो लड़का चाहता था, मैं क्या करता? मैं नशे में था और मैं नशे में ये सब काम कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तांत्रिक मैडम कहती है जैसे आपने उस प्रेतात्मा को आप उस घर में भेजा है उसको आप वापस बुलाइए। जब वो आ जाएगी ना तो सब प्रेत बाधा उस घर से दूर हो जाएगी और ये काम तो आप ही कर पाओगे। अब जो बाबा जी थे वो घूर कर देख रहे थे, भाई देखने में खूबसूरत महिला, इसके साथ में एक और अंग्रेज महिला, एक नौजवान, ये लोग हैं कौन? ये सब मेरे से इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप एक तरह से धमकाते हैं तांत्रिक मैडम को, अरे मैडम आप यहाँ से चली जाओ, ये हमारी दुनिया है, हमें इस दुनिया में अब रहने दो। आपने मुझे खामखा मुझे अब उठाया, मैं तो सो रहा था मस्त नींद में। आप जाओ, बात करना है तो कल दिन में आना, दिन में आके मुझसे बात करना। लेकिन तांत्रिक मैडम कहाँ छोड़ने वाली थी, अपनी जिद पर आ गई थी, बार बार वही सवाल दोहरा रही थी, आपने ये गलत काम क्यों किया? विनोद के साथ उसको आत्मा के क्यों भेजा था? उसी की वजह से पूरा घर शमशान में बदल गया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उस प्रेतात्मा को अब उसके घर से बाहर बुलाइए और जैसे बुला लेंगे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बाबा जी तो अकड़ रहे थे, कह रहे थे कि अगर ना बुलाऊं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जाओ, मैंने उससे कोई पैसे लिए हैं क्या? मैं कोई बिकाऊ इंसान नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तांत्रिक मैडम बहुत प्यार से उस बाबा को समझाती हैं कि बाबा लग रहा है आपका नशा हल्का हो गया, इसका इलाज भी मेरे पास में है। अब इशारा करती है आशीष को, आशीष जाओ बाबा के लिए कुछ खाने पीने के जो हम लेके आए हैं लेके आओ, इनको भूख भी लग रही होगी। आशीष तांत्रिक मैडम को इशारा पाते ही अपने कार की तरफ जाते हैं, डिक्की खोलते हैं और उसमें बड़ा पैकेट होता है, उठा के ले आते हैं, बाबा जी के आगे रख देते हैं। तांत्रिक मैडम कहती है कि बाबा जी आप इसमें देख लीजिए, आपके लायक तो मैंने सब कुछ लाया है, अब क्या क्या आपको पसंद आता है। पैकेट खोल देती है, उसमें इंग्लिश का दारू का बोतल, खाने पीने का बहुत सारा सामान। बाबा जी ललचाई दृष्टि से बोतल की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये सब मेरे लिए तुम लेके आई हो, ये सब काम करवाने के लिए? और तब तांत्रिक मैडम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं जानती थी कि आप भूखे होंगे, आप नशे में भी होंगे, अब मैंने आपका नशा उतार दिया है ना तो दोबारा से नशा तो करना पड़ेगा, ये तो मेरी गलती थी ना, इसके लिए मुझे माफ़ी कर दीजिए। लेकिन इतना ज़रूर ये काम कर लीजिए, वो घर पूरी तरह से तबाह हुआ पड़ा है, आप इतना तो कर सकते हैं ना। जिस प्रेतात्मा को आपने नशे में भेजा था आप नशे में हो जाइए और इसके बाद उस प्रेतात्मा को यहाँ तक बुलाइए और वो आ जाएगी तो खुद ही उस घर को पूरी जो प्रेत बाधा है हट जाएगी।
आप इतना काम कर लीजिए। लेकिन वो जो बाबा थे ना, वो भी हट्टी थे। वो मैडम को कहते हैं, मैडम मुझे लालच दे रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ कि मैं ये दारू का बोतल देख करके अब मैं बिक जाऊँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो तो मैं नशे में बोल दिया था, अब मैं उसको वापस कैसे ला सकता हूँ। मैं ऐसा काम करूँगा नहीं, मैं करूँगा ही नहीं। वो भी जिद पर अड़ जाते हैं। तांत्रिक मैडम कहाँ छोड़ने वाली थी। अब इसके बाद बाबा का और तांत्रिक मैडम का आमना सामना हो जाता है। बाबा भी पहुँचे हुए थे। तांत्रिक मैडम पर वो वार करते हैं तंत्र का, और जैसे ही वार करते हैं तांत्रिक मैडम को झटका लगता है। तांत्रिक मैडम चारों खाने चित हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि उनका काम तो खत्म हो गया है। अब जो जेसिका और आशीष हैं वो भी घबरा जाते हैं। तांत्रिक मैडम को होश में लाने की कोशिश करते हैं, और तब बाबा उनको वार्निंग देते हुए कहते हैं, इस कन्या को उठाओ और तुम लेकर के चले जाओ, और दोबारा हमारे पास में बिल्कुल मत आना। मैंने ये गलती कर लिया है, अब दोबारा मैं गलती करने वाला नहीं हूँ। मैं उसको बुलाने वाला नहीं हूँ। अगर मैं उसको वापस बुलाऊंगा तो वो मेरे लिए खतरनाक हो जाएगी। मैं उसके लिए कहाँ से क्या क्या करूँगा। वो खाने के मांगेगी, पीने के मांगेगी। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब इधर तो परेशान थे आशीष, जेसिका और तांत्रिक मैडम तो बेहोशी की हालत में थी। वो बाबा उनके ऊपर में कौन सा जादू किया था वो तो कोई जान ही नहीं पाया था। आखिरकार तांत्रिक मैडम को उठा करके आशीष और कार की तरफ लेके चलते हैं, और जेसिका की भी हालत खराब, आशीष की भी हालत खराब। अब क्या, अब कैसे होश में आएंगी, होश में कैसे आएंगी। जेसिका कहती है हमें इसको लेके चलना पड़ेगा तांत्रिक मैडम को जल्दी से जल्दी। ये बाबा अभी गुस्सा में है, ये कुछ भी कर सकता है, हमें यहाँ से दूर निकलना पड़ेगा। और आखिरकार एक ढाबा में जा कर के तब तांत्रिक मैडम को होश में लाया जाता है। तांत्रिक मैडम होश में आ जाती है, लेकिन कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहती है, जैसे सब कुछ अपनी शक्ति को आजमा रही हो, देख रही हो कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ना। और आखिरकार जब बोलती हैं तब आशीष को अच्छा लगता है। जेसिका भी अब उनके पास चली जाती है। क्या हो गया था मैडम जी, वो बाबा ने आपके ऊपर में कौन से जादू कर लिया, मैं तो देख ही नहीं पाई। तब तांत्रिक मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी, जिसको मैं साधारण इंसान समझी थी, एक साधारण बाबा समझी थी, वो तो पहुंचा हुआ है तंत्र मंत्र में, बहुत ही है, वो तो हमसे भी आगे है। कोई बात नहीं, तंत्र का काट तंत्र से ही करूँगी। जैसा उसने मुझे चोट दिया है ना, मैं भी उसको चोट दूंगी। देखती हूँ कब तक वो हमारे हाथ से बचेगा। काम का शुरुआत वही किया था, अंत तो उसी को करना पड़ेगा। जेसिका कहती तांत्रिक मैडम से कि मैडम अपनी शक्तियों को उपयोग क्यों नहीं कर रही उस बाबा पर। तांत्रिक मैडम धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, जेसिका नादान मत बनो, एक पहुंचा हुआ वो तांत्रिक बाबा हैं, उस पर हमारी शक्तियाँ बेअसर हो जाएगी। मैं कोई भी अपनी शक्ति को उसके पास भेजूंगी, वो बाबा पर कुछ कर नहीं पाएगी, उल्टा हमें नुकसान हो जाएगा। ऐसा गलती मैं दोबारा फिर नहीं करना चाहती। मुझे बाबा के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। अब मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या होगा। अगर मैं कोई विशेष शक्ति को भी भेजती हूँ, बाबा को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। हमें बाबा को नुकसान नहीं पहुँचाना है, हमें तो काम करवाना है। ऐसी कोई शक्ति मिल जाए जो बाबा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए और बाबा उसको रोक भी नहीं पाए, और तब जाके हमारा काम हो सकता है। लेकिन ऐसी शक्ति मेरे पास में है ही नहीं है। जो भी शक्ति है सामान्य लोगों के अंदर तो जा सकती है, लेकिन वो बाबा सामान्य लोग में से नहीं है। तुम समझा करो। अब चलो यहाँ से, हमें अपने घर चलना है और फिर हम इस पर सोच विचार भी करना है कि आगे हम अगला कदम क्या रखने वाले हैं। इसके बाद पूरी टीम फार्म हाउस लौट आती है। पूरा सोच विचार होता है और तब तांत्रिक मैडम कहती है हमें फ़कीर बाबा को बुलाना पड़ेगा, अब यही हमारा मदद करेंगे। आखिरकार अगली सुबह में तांत्रिक मैडम अपनी पूरी टीम के साथ फ़कीर बाबा के कुटिया के पास पहुंचती है। फ़कीर बाबा देख कर के खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैडम बड़े दिनों के बाद फ़कीर बाबा की याद आई। तांत्रिक मैडम हंसने लगती है और कहती है हाँ, मैं कुछ काम में फंसी हुई थी। कैसे आना हुआ? फ़कीर बाबा अब समझ गए थे कि तांत्रिक मैडम ऐसे
मिलने जुलने से तो कमी आती है, कोई ना कोई काम जरूर हुआ होगा, रहा होगा। तब तांत्रिक मैडम कहती है, हाँ बाबा काम तो है, ये काम आप ही कर सकते हो। अब एक ज़िंदगी तो बिल्कुल लगता है कि निकल जाएगी और उसके साथ कई ज़िंदगियाँ तबाह भी हो जाएगी। तांत्रिक मैडम पूरी कहानी बताने लगती है। तब फकीर बाबा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? वो जो बाबा आप बता रही हो उसके पास कोई आत्मा जा नहीं सकती है, तो मैं कैसे उसके पास में जाके समझाऊंगा? क्या मेरी वो बात को मान लेगा? तब तांत्रिक मैडम कहती है, नहीं, जब हमारी बात को नहीं मान पाया तो आपकी बात को क्या मानेगा? वो जिद्दी इंसान है, एक बार जो ठान लेता है वो करता ही है। वो कहता है कि मैंने एक बार गलती कर दिया है, दोबारा मैं गलती नहीं करूँगा, किसी को मैं कुछ नहीं बताऊँगा, ना मैं कोई तंत्र मंत्र करूँगा, तुम जाओ, मुझे अपनी दुनिया में रहने दो। वो कुछ भी नहीं करने वाला है। आप भी जाओगे ना तो आप भी खाली हाथ आ जाओगे। मुझे तो झटका दे दिया, पूछ लो। तब जेसिका भी बताती है कि हाँ बाबा जी, तांत्रिक मैडम पर तो वो एक तरह से जादू का बाण चला दिया था, तंत्र मंत्र कर दिया था। तांत्रिक मैडम तो चारों खाने चित हो गई थी, बेहोश हो गई थी। तब हम लोग एक ढाबा में जाकर के तांत्रिक मैडम को होश में लाते हैं। बाबा ये सब सुन करके मुस्कुराने लगते हैं। तब तांत्रिक मैडम से कहते हैं, तब फिर जब तुम नहीं बाबा से जीत पाई तो मैं कैसे जीत पाऊंगा? तांत्रिक मैडम हल्का हल्का मुस्कुराती है, कहती है, बाबा आप जीत जाओगे, लेकिन आप ऐसे जाओगे ना तो आप कभी भी उसके अब मना नहीं पाओगे, वो आपको भगा देगा। आपको अपना सूक्ष्म रूप में जाना पड़ेगा, उसके शरीर में दाखिल होना पड़ेगा, और वो तब जा कर के सब बात मानने के लिए तैयार होगा। जैसे ही तांत्रिक मैडम ये बात बोलती है, फकीर बाबा हैरानी से देखने लगते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मुझे अपने शरीर को त्याग करके अपनी आत्मा को उसके अंदर डालना पड़ेगा? तब तांत्रिक मैडम कहती है, हाँ बाबा आप तो ये विद्या जानते हैं, कई बार कर चुके हैं, तो मेरे लिए एक बार और। तांत्रिक मैडम हाथ जोड़ लेती है और वहाँ पर जेसिका, आशीष भी हाथ जोड़े बैठे रहते हैं और लाचारी में पड़ गए थे फकीर बाबा। उनको कुछ बोलते नहीं बन पड़ रहा था। तब कहते हैं, ठीक है, अब आखिरी बार, दोबारा ये बात मत बोलना, मुझे बहुत कष्ट होता है, इस क्रिया को करने में मुझे बहुत ही ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, और तुम समझ सकती हो, जब तुम ये करोगी ना तब तुम्हें पता लगेगा। तांत्रिक मैडम कहती, बाबा आप मुझे सिखा दो ना। तब फकीर बाबा हंसते हुए कहते हैं, वक्त आने दो ना, तब मैं सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। इसके बाद प्रोग्राम बनने लगता है कि अब कैसे, अब जो फकीर बाबा हैं अपना आत्मा बाहर निकालेंगे और फिर उस बाबा के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। उसके लिए सब कुछ तैयारियां हो जाती हैं और एक निश्चित टाइम पर वहाँ पर आसपास में रात के टाइम में लोग पूरी टीम के साथ पहुँच जाते हैं। और वहाँ शमशान के नज़दीक में ही सब कुछ अब जैसे प्लानिंग हो रहा था और हो चुका था। और इसके बाद कार के अंदर ही बैठे बैठे अब फकीर बाबा अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद वो विचरते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो बाबा जी मस्त नींद में सोए हुए थे। उनके शरीर में दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद वो होश में आ जाते हैं। और यही तो इंतज़ार सब कोई कर रहा था कि कब वो होश में आएंगे। पूरी टीम तैयार बैठी हुई थी। और इसके बाद बाबा जी से सवाल किया जाता है। बाबा जी के अंदर में आत्मा थी फकीर बाबा की और उनकी भी आत्मा थी, दो आत्माएं उस शरीर में मौजूद थी। और तब जा कर के बात बढ़ने लगती है। उस बाबा के शरीर में अब फकीर बाबा की भी आत्मा थी। अगर वो आत्मा फकीर बाबा के उनके शरीर में नहीं होती तब ये काम कभी नहीं हो सकता था। वो बाबा इतना जिद्दी थे, वो किसी की बात समझने के लिए राजी भी नहीं थे। आखिरकार वो राजी हो चुके थे। और इसके बाद उस आत्मा को बुलाना स्टार्ट करते हैं। जब वो आत्मा आती है ना इस शमशान में बाबा के सामने, तब तांत्रिक मैडम, जेसिका और आशीष भी उसको देखते हैं। वो आत्मा बहुत नाराज थी। वो आत्मा बाबा से झगड़ा कर रही थी और वो कह रही थी कि मैं आपसे बोलती थी ना कि मुझे उस जगह पर नहीं जाना है, लेकिन आपने मुझे ज़बरदस्ती भेजा है। मैं वहाँ चली गई, लेकिन अब
मैं उसी जगह पर रहना चाहती हूँ। आप मुझे क्यों बुलाना चाहती हो? आप क्यों मुझे बुलाना चाहती हो? तब बाबा कहते हैं, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब तुम अपने स्थान पर जा सकती हो और देखो, तुम उन सबको, अपने साथियों को वापस बुला लो। जितना मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ उतना ही काम करो। मुझसे तुम सवाल जवाब नहीं कर सकती। मेरा ऑर्डर मानना तुम्हारा काम है। और इसके बाद वो आत्मा तड़पती जरूर है, गुस्सा दिखाती है, नाराज़गी अपनी दिखाती है, लेकिन बाबा के आगे उसकी एक भी नहीं चलती है। उस आत्मा को आखिरकार वो सब काम करना पड़ता है। सारी प्रेत आत्माओं को जो उसने एक रास्ता दिया था उस घर में आने के लिए, उस रास्ता से उसको बुलाना पड़ता है और उस रास्ता को बंद करना पड़ता है। और तब जा कर के उनके शरीर से फकीर बाबा की आत्मा बाहर निकलती है। और फिर तो वो बेहोशी की हालत में थे। बाबा जी जैसे पहले सोए हुए थे उसी अवस्था में आ जाते हैं। फकीर बाबा गाड़ी में अब एक तरह से होश में आ जाते हैं। तांत्रिक मैडम दौड़ती है, बाबा को पानी वानी देती है और बाबा का शरीर बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था, लेकिन लग रहा था कि बड़े कष्ट से उनको सामना करना पड़ा है। और तब वो लोग अपना कार लेकर के चल पड़ते हैं, क्योंकि उनका काम तो अब हो चुका था। उस घर में पहुंचते हैं। जैसे ही रात को पहुंचते हैं, दरवाज़ा बजाया जाता है और तब विनोद जी के पिता आते हैं। अब इतने सारे लोग को देख करके खुद हड़बड़ा जाते हैं। आप फिर कहते हैं तांत्रिक मैडम को देख करके, जी मैडम जी, हमारा काम हो गया क्या? और तब मैडम कहती है, हाँ बस ख़त्म ही समझो, बस मुझे घर के अंदर आने दो, आखिरी काम मैं खुद कर देती हूँ। और इसके बाद तांत्रिक मैडम अपने शक्ति के द्वारा जो भी काम पवित्र घर का करना होता है और वो काम को कर देती है। और इसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद में विनोद को बुलाया जाता है। विनोद इतने सारे नए लोग को देख करके हैरान हो जाता है और उसको तो एक तरह से कुछ भी पिछला बात याद भी नहीं था। तांत्रिक मैडम उससे पूछती है कि तुमने ऐसा गलती क्यों किया? और तब कहने लगा कि हाँ, मैं गया तो था शमशान में, कई शमशान में भटकता रहा, मैं अपने प्रेमिका को पाना चाहता था। आखिरकार एक बाबा जी ने हमें आशीर्वाद दिया था और उसके बाद मेरी प्रेमिका मेरे साथ साथ घर आ गई। यहाँ तक मुझे याद है, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब तांत्रिक मैडम बताती है कि अपना हाल देखा है, तुम मौत के करीब जा चुके थे। अब देखो, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी तुम्हारी जैसी हालात में हो चुके थे। अपने पापा से पूछो, इनके दिल पर क्या क्या नहीं गुजरी है। तुम्हारा बिजनेस कितना नीचे आ चुका है, तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है? तब विनोद रोने लगते हैं, कहते हैं नहीं, मुझे तो इसका अंदाज़ा भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। मैं तो अकेले में रहना पसंद करता था, मुझे कुछ ज़्यादातर बातें याद भी नहीं है। रोने लगते हैं। तब विनोद के पिता उनके पास जाते हैं, कहते हैं बेटा, जो तूने गलती कर दिया मैंने क्षमा कर दिया, आगे से दोबारा ऐसे कभी गलती मत करना। तांत्रिक मैडम विनोद को भी समझाती है कि देखो विनोद, जो आत्मा एक बार चली जाती है शरीर को त्याग करके, अगर उसको दोबारा बुलाओगे ना तो तुम तकलीफ़ में आ जाओगे। ऐसा गलती कभी मत करना, वो तुम्हारा कभी नहीं बनेगी, तुम्हारा कभी बन ही नहीं सकती है, चाहे जितना भी तुम उसके साथ अपनी दोस्ती रखने की कोशिश करो। आखिरकार विनोद को भी समझ में आ गया था। तब तांत्रिक मैडम विनोद के पिता से कहती है कि हमारा काम तो ख़त्म हो गया, बस आपका बस देरी है। वो समझ जाते हैं, चेक ले आकर के जो पहले दिए थे वही दे देते हैं। तब तांत्रिक मैडम कहती है नहीं, इसमें रकम भरी है, मैं जो बता रही हूँ। आखिरकार एक रकम का नाम लेती है, कितना भर दीजिए। आखिरकार उतना रकम भरा जाता है और तब तांत्रिक मैडम वहाँ से चल देती है। रास्ते में फ़कीर बाबा को छोड़ा जाता है और फ़कीर बाबा से पूछती है कि बाबा एक और काम है, अब हम जल्दी आपके पास में आएंगे। और तब फ़कीर बाबा कहते हैं कि ऐसा काम मत बताना, मुझे कितना कष्ट हुआ है तुम जान नहीं पाओगे। जब तुम इस क्रिया को करोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि इसको करने में मुझे कितनी दुख तकलीफ़, मुझे क्या क्या सहन करना पड़ता है। मुझे ऐसे शरीर में जाना पड़ा था जहाँ पर दारुओं का और भंडार हुआ पड़ा था। अब तुम समझ सकती हो मेरे साथ में क्या गुजर रही हो। तब तांत्रिक मैडम हंसने लगती है या कहती बाबा आगे से ऐसे काम कभी नहीं करेंगे,
लेकिन एक काम मैं आपसे जल्द ही करवाने वाली हूँ, लेकिन अभी उसमें वक्त है। इसके बाद वो लोग अपने फार्म हाउस की तरफ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तांत्रिक मैडम की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाई प्ले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के दिन, कल की रात इसी चैनल पर एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।